है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जो हैंड रेज की व्यवस्था हुई है, इसके लिए जी जी साधुवाद जिन्होंने भी इजाद किया है इसको। जी और इससे निश्चित ही हमारी योग कक्षा में एक अनुशासन बनेगा। बिल्कुल। और जैसे हम जबरदस्ती घुसते थे वो नहीं घुसेंगे। और आगे भी अन्य संचालकों से निवेदन रहेगा कि हैंड रेज पे भी अब ध्यान रखा करें, जैसे आज मुनीलाल जी ने ध्यान दिया, तो उनको मैं शुक्रिया। बात करना चाहता हूँ। आपका ध्यान तो हमेशा देना पड़ता भैया। घुसने घुसने की आपकी कला बहुत ही निराली है, और जो सीखी है कला। और बाबूजी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं भी आज सब जी जने दे रहे हैं। जी जी धन्यवाद आप सभी को। भावी तक धन शुभकामना पहुंच गई हैं, वो भी आप सभी को आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो सुना थोड़ा सा 2 लाइन है जन्मदिन की हरप्रिया बधाई जी के हो। बारे में। बिना रस्सी के रस्सी कूंद एवं बिना डम्बल के डम्बल बजाने की कराई है आपने क्रिया। आसनों की रानी है हरप्रिया, विविध कलात्मक रचनात्मक आसनों को दिखाकर आपने हमें अचंभित कर दिया। इतनी कम उम्र में इतना अच्छा योग दिखाकर हमें आपने धन्य कर दिया। आपके विविध आयामों के लिए हम दिल से अदा करते हैं आपको शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हर प्रिया हर प्रिया हर प्रिया हर प्रिया। ओम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदरणीय हीरालाल जी भाई साहब, हरप्रिया जी के लिए ताली हो जाए। बहुत बढ़िया। जितना आनंद जो है हरप्रिया जी के योग में आया करने, और उतना ही आनंद जो है आदरणीय हीरालाल जी ने अपनी कविता के माध्यम से जो बखान किया है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर हीरालाल भाई साहब, बहुत सुंदर कविता। धन्यवाद हरप्रिया जी। आगे का संचालन करने का कष्ट करें। जी रंजना जी आनंद जी हरप्रिया जी, आपने बहुत सुंदर कक्षा ली, बहुत बहुत अभिनंदन आपका दैनिक योगाहार परिवार में। थैंक यू मैम। और इसी तरह आप जुड़े रहिए, औरों को भी आप जुड़ाइए क्लास में। ठीक है ठीक है। और हो सके तो आप आगे भी जुड़ कर रहिए। और आज के हमारे मुख्य अतिथि को आमंत्रित करने के लिए हम आदरणीय दिनेश भैया जी से आमंत्रित करते हुए आए, और आप मुख्य अतिथि का परिचय देंगे प्रकाश जी। जी आदरणीय दीदी जी धन्यवाद, और मंच के सभी आदरणीय सदस्यों को प्रणाम, सुप्रभात, नमन। आज की हमारी योग शिक्षिका बहन ने बहुत सुंदर योग कराया, और आपका जैसे नाम है हरप्रिया, तो वैसे ही आपने बहुत सुंदर योग कराया। और जैसे आदरणीय हीरालाल जी भाई साहब ने कहा है, और मैं कल इनका संदेश भी पढ़ रहा था कि मुस्कुराना चाहिए, उसको आदत बना लेनी चाहिए। हम जो आदत डालते हैं उस तरह की हमारी आदत हो जाती है। तो मुस्कुराने की आदत से हम अपनी आदत तो सुधारेंगे, लेकिन दुनिया को भी मुस्कुराने के लिए एक वजह दे देंगे। बहुत सुंदर। और मुस्कुराने की बात है और हरिप्रिया की बात है, तो मैं आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र में हूँ। और मेरठ क्षेत्र में इसलिए आया कि यहाँ के हमारे बहुत ही प्रिय मित्र और योगाहार को अपनाने वाले ऐसे डॉक्टर अमित मोहन जी हैं, और मैं उनके पास आया पिछली बार इटारसी की यात्रा में, जब मैंने बताया कि हम इटारसी में हैं, और इटारसी में हमारे जो कृषक बंधु हैं बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुमने पहले नहीं बताया, वरना मैं भी इटारसी आता। और आप यानी डॉक्टर अमित मोहन जी बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। आप सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, और युवाओं को की स्किल डेवलप करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे एक नदी है, विश्व की जो सबसे प्रदूषित नदियां हैं उनमें से एक है हिंडन नदी। तो इस हिंडन नदी पे उन्होंने कार्य किया है पिछले लॉकडाउन के दौरान, जब सभी लोग घर बैठे थे तो किसान कार्य कर रहे थे। तो उसमें
अमित मोहन भाई साहब भी एक अपने साथियों के साथ कार्य कर रहे थे। तो इनमें हमारे प्रिय भाई साहब श्री रामकृष्ण रघुवंशी जी का अक्स भी मुझे देखने को मिलता है, जिन्होंने 10 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। उसी तरह से अमित मोहन भाई साहब ने भी पिछले लॉकडाउन से लेकर के लगभग 3 सालों के बीच अपने साथियों के साथ कोई लाखों पेड़ लगाए हैं, वो खुद ही बताएंगे संख्या। तो मैं और साथ में वो किसानों के साथ और दूसरा कि लोग अच्छा भोजन अच्छे बर्तनों में करें, वो भी प्रयास कर रहे हैं। और क्या अन्य क्या-क्या प्रयास कर रहे हैं, आज अमित मोहन जी आपके सामने रूबरू हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो आज अपने वाणी को माँ नर्मदा के प्रभाव के साथ मेरठ प्रांत में प्रभावित करें। आदरणीय भाई साहब। योग आहार समूह से जुड़े हुए सभी सदस्यों को सादर नमन। मेरा नाम अमित मोहन है और मैं पश्चिम क्षेत्र में हूँ, उत्तर प्रदेश के। यहाँ पे कुछ 10-12 जिले हैं जहाँ पे हमारी टीम काम कर रही है। अभी वर्तमान में हम लोग जो पर्यावरण के क्षेत्र में और ऐसे युवा जो पढ़ तो लिए हैं लेकिन कोई विशेष उनके पास उद्यमिता का साधन नहीं है या उनको रास्ता नहीं पता है, तो उनको उद्यमिता के साथ जोड़ने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाई राजीव दीक्षित जी से प्रेरणा लेकर के और पूज्य स्वामी गुरुदेव जी से प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने मिट्टी के बर्तन ये बनाने का संकल्प लिया और हम इसके लिए भारत सरकार के साथ में गए और अभी हम लोगों ने करीब 269 परिवारों के साथ ये शुरू किया था, जो आज बढ़ करके 480 परिवारों तक पहुंच गया है। हम इसमें मिट्टी के आधुनिक तरीकों और आधुनिक तकनीक से अलग अलग तरह के बर्तन बना रहे हैं। जिसका हमारा जो संकल्प है, हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों में फिर से मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होने लगे। जैसे हमने देखा कि 2 पीढ़ी पहले यानी मेरे दादाजी की जो हाइट थी करीब 6 फीट थी, मेरी हाइट करीब 5 फुट 7 इंच है। और क्योंकि वो शुद्ध भोजन खाते थे, उनको पर्याप्त रूप से मिनरल्स मिल जाते थे मिट्टी के माध्यम से और विश्वयुक्त जो खेती थी वो उनको नहीं मिली थी। हमें आजकल सारा भोजन भी केमिकल वाला मिल जाता है, जिसकी वजह से सारे परिवारों में बहुत सारी बीमारियां अनचाहे ही आ जाती हैं और एक गरीब परिवार जिसके लिए अब 2 अपने समय की रोटी जुटाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसका भी बहुत सारा पैसा डॉक्टर के पास चला जाता है। तो उनसे बचने के लिए हम लोगों ने ये तय किया कि 10 गांवों के ऐसे होनहार लोग जो कभी मिट्टी के काम से जुड़े हुए थे जिनके परिवार, लेकिन अभी वो धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। तो हम लोग सरकार के पास गए। एक इस योजना है स्फूर्ति के नाम से, जो परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु फंडिंग स्कीम है। हम उनमें साथ में गए और सरकार ने एक अमाउंट इधर दिया कि आप ठीक है, आप मिट्टी के बर्तनों को लेकर के आगे बढ़िए। तो हम उसमें केवल बर्तन नहीं बना रहे हैं, घरों में सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी वस्तुएं मिट्टी से जो बन सकती हैं वो बना रहे हैं, टाइल्स बना रहे हैं और उसके अलावा हर तरह के बर्तन, चाहे वो मिट्टी का फ्रिज हो, चाहे मिट्टी का कुकर हो, मिट्टी के दोने हो, मिट्टी का ग्लास हो, पानी की बोतलें हो, वो सब हम लोग इधर बना रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 सालों में हम जो वर्तमान में हमारे पास जो कारीगर काम कर रहे हैं, हम उनकी आय में 3 गुना वृद्धि कर दें। और ये बहुत संभव है, लगभग हम 2 गुना तक तो पहुंच ही गए हैं 1 साल के अंदर अंदर, तो 3 गुना तक हम जाना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जितने भी नदी के किनारे हैं और वहाँ आज भी जो भोजन के लिए इस्तेमाल करने वाले प्लास्टिक के बर्तन हैं, हम उनको मिट्टी से रिप्लेस कर दें और इसको हम इतना सस्ता, इतना सर्वसुलभ कर दें कि कोई पॉलिथीन की तरफ जाए ही ना, प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करें। क्योंकि आज भी सब लोग प्लास्टिक या कागज वाले जो ग्लास हैं जिसके अंदर एक पॉलिथीन की लेयर होती ही है, तो उसको इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो सस्ता पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग प्रोडक्शन इतना ज्यादा कर दें कि वो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और नए युवा जो अभी भी इंटर कर लिए हैं, ग्रेजुएट कर लिए हैं, नौकरी के लिए तलाश में हैं, अब नौकरी तो इतनी आसानी से मिलेगी नहीं, तो हम यही सोचते हैं कि हम उनको रोजगार से जोड़ दें। जो करना जानता है हम उसको उसी काम से जोड़ ले देना चाहते हैं। और गांव की तरफ इसीलिए लौटे हैं कि कच्चा सामान सब गांव में है,
कुशल कारीगर गाँव में है, लेकिन आज तक जो प्रोडक्शन होता है वो शहरों में, फैक्ट्री यहाँ शहरों में लगती है ये। तो हम लोगों ने यही सोचा कि हम गांव की तरफ चलें और जहाँ कच्चा माल है, जहाँ कारीगर हैं, उनकी गुणवत्ता को थोड़ा बेहतर बनाएं और प्रोडक्शन भी गांव में ही कराएं, जिससे कॉस्ट कटिंग हो जाएगी और हम लोग अच्छे उत्पाद कम समय और कम लागत में तैयार कर पाएंगे और हम मार्केट करने का काम हम लोगों की टीम करेगी। ये मिट्टी के बर्तन का हमारा हुआ। और हम लोग जो लोग, जैसे अभी दिनेश जी भाई साहब ने बताया कि हम लोगों ने लॉकडाउन के थोड़ा पहले ही वो पर्यावरण पर काम करना शुरू किया था। करीब 13,50,000 के आसपास हमने फलदार पौधे उन छोटे किसानों को दिए जो हिंडन नदी के आसपास के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोग थे। करीब 40 गांव ऐसे हैं हिंडन नदी के किनारे रहने वाले जो बागपत जिले में लगेंगे, जिनको कैंसर जोन कहा जाता है आज भी। और वहाँ ये मान लीजिए कि हर 5 में से एक मृत्यु कैंसर की वजह से हो जाती है। तो अब क्योंकि हम पश्चिम में रह रहे हैं तो हमारे यहाँ गन्ना बहुत होता है और किसान गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए बेइंतहा तरीके से पानी का दोहन करते हैं और बहुत ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो उस केमिकल के इस्तेमाल को हम थोड़ा कम कर सकें तो हम लोगों ने छोटे किसानों से आग्रह किया कि अगर आपके पास 10 बीघा खेती है साझा, तो आप 1 बीघा से शुरुआत करिए और अपनी जो भी फसल आप बो रहे हैं उनके साथ साथ आप फलदार पौधे भी रोपना शुरू करिए और जिससे जो है अपने कम से कम परिवार के बच्चों के लिए एक पौष्टिक आहार मिल जाएगा। ज्यादा होगा तो मोहल्ले के बच्चों को मिल जाएगा और उससे अगर बचेगा तो वो बाजार बाजार तक ले जा पाएगा। दूसरा, नदी के किनारे हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, तो जो ऐसे पशु हैं जो अभी आश्रयहीन है, तो उन पशुओं की देखभाल के लिए हम लोगों ने उन खेतों की फेंसिंग कराई है करौंदों से, नींबू से और मौसमी के पौधों से। तो उससे ये होगा कि फेंसिंग हो गई और बदले में फल भी मिलेगा, तो किसान की फसल भी सुरक्षित हो गई, फल भी मिलने लगा और आमदनी भी बढ़ जाएगी और बच्चों को पौष्टिक आहार भी मिलने लगा। और ऐसे पशु या पक्षी जिनको भोजन की तलाश रहती थी और वो सड़कों पे आ जाते थे भोजन की तलाश में, उनको जो है भरपूर मात्रा में जब फल मिलने लगेगा खेतों के अंदर ही या जंगल के अंदर ही, तो सड़क दुर्घटनाएं भी इससे थोड़ा कम हो जाएंगी। ऐसा प्रयास हमारा ये रहा। और हमने जो 13.5 लाख पौधे लगाए उसमें से हम लोगों ने अभी जो पीछे सर्वे किया था 3 साल के बाद, क्योंकि लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, उस सर्वे के दौरान हम लोगों ने करीब 10.5 लाख पौधे, थोड़ा ज्यादा ही थे, 10 लाख 60 से 70 हजार के आसपास थे, वो अभी भी मौजूद रहे, वो हम लोगों ने करे, मतलब गिनती करी। जो इसमें हमारे जो पौधे खत्म हुए हैं वो पपीते के कुछ खत्म हुए हैं क्योंकि वो 3 साल के बाद उनकी आयु पूरी लगभग हो जाती है, तो पपीते के पौधे थोड़े कम हुए और किसानों की आय में बहुत अच्छी वृद्धि हुई। हम लोगों ने यहाँ पर करीब 1 बीघा से 1 साल में 78,000 रुपए का हाईएस्ट पपीते का फल लिया। 1 बीघा हमारे यहाँ 5 बीघे का ही होता है, छोटा बीघा होता है। तो ऐसा मानिए कि अगर किसान फलदार पौधों पे की खेती की तरफ जाए तो बड़े आराम से 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपए का एक सीजन में फल ले सकता है। और जो हम लोग केमिकल पे पैसा खर्च कर रहे थे वो भी बचाया जा सकता है। केमिकल इस्तेमाल कम होगा तो डॉक्टर के पास भी कम जाएंगे, तो वो पैसा भी हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। ऐसा करके ये हुआ। और कौशल विकास के लिए हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र में बहुतायत में जिस भी सामान का कच्चा माल है हम उनको वही बनाना सिखाते हैं। जैसे अभी मैं हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में हूँ, तो यहाँ पर हम लोग जो मूढ़े होते हैं, लकड़ी की एक तरह से चेयर कह लीजिए, मूंज की चेयर बनती है, हम वो बनवाते हैं जो यहाँ से विदेशों तक जाते हैं। यहाँ पे हम नर्सरी की ट्रेनिंग देते हैं, नर्सरी हम कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं। और जहाँ आप आज दिनेश भाई साहब आए हुए हैं, यहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में करीब 300 से 400 नर्सरियाँ हैं 1 किलोमीटर की परिधि में। तो इतनी बड़ी मात्रा में होता है कि यहाँ पूरा खाड़ी देशों में यहाँ से ऑर्नामेंटल पौधे और फलों के पौधे सप्लाई किए जाते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास है हमारी टीम के माध्यम से कि हम इसमें कुछ बेहतर कर पाए। अभी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं। बस लक्ष्य हमारा एक ही है कि व्यक्ति अच्छा आहार ले, योग करे और अपने आप को स्वस्थ रखे, क्योंकि स्वस्थ शरीर रहेगा तो बहुत सारे काम जो समाज को जरूरत है वो कर पाएगा।
अगर व्यक्ति खुद ही स्वस्थ नहीं रह पाएगा तो वो क्या किसी के लिए करेगा, अपने लिए भी नहीं कर पाएगा। तो एक ऐसा प्रयास हम लोग करते हैं कि स्वस्थ रहेगा तो अच्छे से पढ़ पाएगा, अच्छे से काम कर पाएगा व्यक्ति और अपने आगे जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा पाएगा। तो ऐसे प्रयासों में हम लोग लगे हुए हैं। अभी हम लोग लगभग 32 डिस्ट्रिक्ट हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जहाँ पे अलग अलग तरह से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे हम लोग विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत मोची की ट्रेनिंग, या अभी जो टोकरी बनाते हैं टोकरी बुनकरों की ट्रेनिंग, या जो लकड़ी का काम करते हैं उनको अलग से प्रशिक्षण देते हैं, टूल किट दिलाते हैं। तो हम लोग सरकार के साथ समन्वय भी करते हैं और जो टूल किट वगैरह उनको मिलती है उनसे उनका रोजगार स्थापित हो जाता है। पहले हम लोग काम सिखाते हैं, उनको काम के दौरान उनका मानदेय की व्यवस्था कराते हैं और उसके बाद में हम सरकार के साथ मदद करके उनको एक टूल किट दे देते हैं जिससे वो अपनी आजीविका के साधनों को आगे बढ़ा सकें। तो इस तरह से व्यक्ति को ट्रेनिंग भी मिल जाती है, काम करने के लिए पर्याप्त सामान भी मिल जाता है। अगर अब उसकी मनोदशा ठीक है तो वो अपने परिवार को आजीविका का एक माध्यम बन जाता है उसके पास। तो ऐसी हम लोगों की ये कोशिश रहती है। इसके साथ साथ अभी जो हम लोग मिट्टी के बर्तनों के लिए हम बात कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि जो मिट्टी का बर्तन हम लोग केवल 50 रुपए का बना करके तैयार करते हैं, वही अमेजन पर जाकर के देखते हैं तो कोई कभी 580 का दिखता है, कभी 450 का दिखता है। इतने महंगे मार्केट में उपलब्ध है। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम हर जिले में अपने एक एक डिस्ट्रीब्यूटर्स रखें, हम उनको उसी कंट्रोल रेट पर चीजें उपलब्ध करा दें जिससे वो आसानी से उसको सर्कुलेट कर सके और जो है चीजें लोगों तक सही उचित दाम में पहुंच जाए। जब उचित दाम में पहुंच जाएंगी तो सब लोग इस्तेमाल भी करेंगे और ये रीयूजेबल सामान है सब। ऐसा नहीं कि आपने एक बार इस्तेमाल करा और उसको फिर बाद में फेंकना पड़ेगा। आप उसको 1 साल भर 2 साल भर जिस तरह से सिरेमिक वाले इस्तेमाल करते हैं उस तरह से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सब सारे बर्तन बहुत अच्छी क्वालिटी की मिट्टी के बने होते हैं, बहुत अच्छे से वो एक कंट्रोल टेम्परेचर पे पके हुए होते हैं और पूरी तरह से इसलिए क्योंकि उसमें हम कोई केमिकल नहीं मिलाते हैं तो वो पूरी तरह से पूरे मिनरल के साथ में बर्तन होते हैं। तो आप ऐसा हम लोग ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि हम स्वामी जी के आशीर्वाद से एक अच्छी मुहिम पर हैं। आप सब लोग साथ देंगे तो अच्छे लोगों तक वो चीजें हम पहुंचाने में सफल हो पाएंगे। कोई अगर कुछ इस पर जानकारी अपनी तरफ से लेना चाहता है तो मैं जवाब देना चाहूंगा। धन्यवाद रामकृष्ण रघुवंशी जी। जी जैसे कि आपने बताया कि मिट्टी के बर्तन आप उपलब्ध कराते हैं, तो थोड़ा सा यदि आप स्क्रीन शेयर कर सके या जो जो आपका कैटलॉग है तो उसको हम लोग भी कोशिश करेंगे। हमारे कुछ काउंटर हैं जहाँ पे हमारी हर जिले में हमने क्या अभी होशंगाबाद में एक काउंटर स्थापित किया है, दूसरा अभी मेरा झांसी में भी हमारे फार्म के जो भी जैविक उत्पाद हैं वो जाते हैं। तो ऐसे काउंटर पे अगर आप हमें कैटलॉग उपलब्ध कराएंगे तो जो हमारे उपयोग की चीजें हैं वो हम आपसे वहां पर उन काउंटर पर रखवा सकते हैं, तो ये सर्कुलेट होने में भी हेल्प मिलेगी और में योगाहार के सदस्य उनमें से कितने बर्तनों को उपयोग कर पाएंगे वो भी तय हो जाएगा, तो उसमें से हम लोग भी परचेज करेंगे। बिल्कुल, मैं दिनेश जी भाई साहब मेरे साथ हैं आज, तो मैं इनको कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ सैंपल दे दूंगा। और क्योंकि अभी हम दोनों गाड़ी में हैं, गंगा स्नान के लिए निकले हैं, तो जैसे ही अवसर लगेगा मैं इनको प्रोडक्ट दे दूंगा, आप जैसे चाहें उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और हम बिल्कुल बिल्कुल इस बात पे हम कटिबद्ध हैं कि हम लोगों को इसमें प्रॉफिट नहीं चाहिए। हम केवल 10% प्रॉफिट पर ही इसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका फायदा पहुंचा सकें। आदरणीय दिनेश जी। जी जी आदरणीय, ये बहुत ही अच्छी मुहिम थी और अच्छी मुहिम है और ये बात इटारसी से ही मां नर्मदा के आशीर्वाद से ही निकली और बात नर्मदा से होते हुए यहाँ पे हिंडन नदी तक पहुंची। तो फिर उन्होंने बात ये रखी कि हिंडन पे तो हम काम कर रहे हैं लेकिन योग और आहार की जब बात है तो क्यों ना हम जो मिट्टी का कार्य आगे बढ़ रहा है किसानों के साथ, जो कुम्हारों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, उसको भी आगे रखें। तो अभी हम एक जो कौन सी नदी हमने देखी, हिंडन काली नदी, काली नदी देखी, गंगा के किनारे अभी हम गंगा के किनारे पहुंचने वाले हैं। तो
आदरणीय भाई साहब को ये फिर गंगा के किनारे ही है, जी, गंगा जी की ही मिट्टी से बना हुआ है। हाँ, तो इस क्षेत्र में हम हैं और शीघ्र ही हम अगले सेशन में भाई साहब को आमंत्रित करेंगे, तो लाइव भी उसमें हाँ, दिखा सकेंगे और जो मेरे ख्याल से जो प्रेजेंटेशन वगैरह है, जैसे आदरणीय रामकृष्ण भाई साहब जी ने कहा, तो आप कर सकते हैं और फिर इस चीज को आगे हम बढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सुझाव आदरणीय रामकृष्ण जी भाई साहब ने दिया है। और दूसरी बात यह है कि हम इस तरह के कार्य को देखते हुए काफी अच्छा आनंदित महसूस मैं कर रहा हूँ और इससे ज्यादा अनुभूति ये हो रही है कि त्रेता युग से, द्वापर युग से और भारत की जो स्वतंत्रता की प्रथम क्रांति हुई वो, और अब योगाहार की क्रांति के माध्यम से हम मेरठ के साथ, मेरठ के जो आसपास के जिले हैं उनके साथ आगे बढ़ेंगे और मिट्टी के बर्तनों को जो हमारे भाई लोग गांव में इनके माध्यम से, आदरणीय अमित जी के माध्यम से तैयार कर रहे हैं, उसको हम जहां तक हो सके सभी चूल्हों तक, सभी किचन तक, सभी रसोई तक पहुंचा सकेंगे। जी आदरणीय। जी धन्यवाद दिनेश जी। और सबसे बड़ी बात कि आपने डॉक्टर अमित जी का आज जो है हम सबको मार्गदर्शन दिलाया, बहुत ही खुशी हुई। क्योंकि हम कहीं ना कहीं एनजीओ का संचालन करते हैं और हम जो है किसान हैं, हम पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम करते हैं, लेकिन हमें मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। और एक सफल मार्गदर्शक हम सबके सामने आपने डॉक्टर अमित जी के रूप में हम सबको मार्गदर्शन दिलाया है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और डॉक्टर साहब ने जो कहा है कि हम स्फूर्ति योजना के अंतर्गत हम जो काम कर रहे हैं, आप उधर काम कर रहे हैं, इधर हम लोग भी इस योजना के अंतर्गत इसमें सहयोग कर सकते हैं। आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो कि एनजीओ के माध्यम से हम कैसे इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार के साथ समन्वय करके हम लोग चर्चा करते हैं आदरणीय पवन जी के नेतृत्व में कि हमको सरकार का साथ देना है, हम सरकार को क्या दे सकते हैं, यह लगातार हमारी चर्चा है। और आपने तो बहुत बड़ा लक्ष्य जो है 13.5 लाख पौधा का जो वितरण किया है और 1 बीघा में 85,000 रुपए का आमदनी किसान को दिलाने का जो काम किया है, आप 32 जिलों में ट्रेनिंग का काम किया है, ये छोटा काम नहीं है। मैं पूरे सदन की ओर से, परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं आपको और आभार करता हूं। और इसमें आदरणीय पवन सर जी हमारे पतंजलि योगपीठ से सदन में उपस्थित हैं, वो आपको सुन रहे हैं, तो मैं उनका कमेंट चाहूंगा कि वो आए और अपना कमेंट प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय पवन सर जी। और आदरणीय पवन सर जी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ में ये बात भी कहना उचित रहेगी कि हमारे जो अमित मोहन जी हैं, उन्होंने बहुत सारे पुस्तकालय भी मेरठ में खोले हैं। कल शाम को मैं अलग अलग पुस्तकालयों में गया, तो वो भी जन माध्यम से ही, जन सहयोग से ही खुले हैं। और उसके बारे में भी आप आने वाले टाइम में बताएंगे अमित मोहन जी भाई साहब, और साथ अभी बता भी देंगे, अभी भी बता देंगे। और साथ में बहुत सारे पीसीएस अधिकारी इनके माध्यम से उन्होंने तैयारी की और उसमें सफल हुए हैं। उनमें से कुछ पीसीएस अधिकारियों को कल हम मिले हैं, तो अभी 2 शब्द अमित मोहन जी बोल रहे हैं और फिर हम आदरणीय पवन सर से प्रार्थना करेंगे कि वो अपना उद्बोधन देंगे। आदरणीय मोहन अमित ये सोशल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एनजीओ के साथी भी हैं, वो सब मेरे बड़े हैं, तो मैं एक बात डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें कोई पैसा नहीं खर्च हुआ हमारा। लगभग 489 ऐसे पंचायत घर जो अभी क्योंकि पंचायतें तो आजकल होती नहीं है, तो अभी तो वो खराब चीजों का अड्डा बनी हुई थी, शराब पी जा रही थी, जुआ खेला जा रहा था और सारे गलत काम वहाँ पे हो रहे थे। तो अभी हमारे मेरठ में जो सीडीओ सब बन के आए, सुधांशु चौधरी जी, हम लोगों ने उनको लिया साथ में, उनको एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम इनके जो होल बने हुए हैं, हम यहाँ पे बुक बैंक बनाना चाहते हैं। तो वो शहर तैयार हो गए। हम लोगों ने एक अपील जारी करी, जितने भी स्कूल्स हैं, स्कूल्स के बच्चों ने किताबें डोनेट कर दी और कुछ लोगों से हम लोगों ने इकट्ठा करके वहां पे फर्नीचर पहुंचा दिया। तो 489 में से लगभग 270 के आसपास ऐसे पंचायत भवन आज हमारे पास उपलब्ध हैं, जहां गांव के बच्चे 100 रुपया एंट्रेंस फीस देते हैं, जिससे उसका मेंटेनेंस हो सके और वो वहां पे आकर के अच्छी किताबों के साथ स्टडी कर रहे हैं। उस 100 रुपए में ही उनको कंपटीशन की तैयारी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध हो गई हैं।
यानी कि बच्चे की जेब से कुछ नहीं लगा, सरकार की जेब से कुछ नहीं लगा, और 489 ऐसे भवन अब तैयार हो गए हैं जो नई पीढ़ी को एक कुशल मार्गदर्शन देकर के आगे बढ़ा देगी। और ये एक ऐसा प्रयोग हो गया कि बड़ी अच्छे से सफल हो गया और बहुत लोगों ने सराहा है, और इसको केंद्र सरकार के पास भी गया है और मोदी जी ने अपनी मन की बात में इसको रखा है। दूसरा, हम लोगों ने एक यहाँ पर दूसरा काम किया अपने मेरठ में। हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर के जो वेस्टेज था, कबाड़ से जुगाड़ वाला कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया, और जैसे पुराने टायर हुए, पुराने रिम हुए, या जितनी भी ऐसी फालतू की चीजें थी उनको कलेक्ट कराया और उनको पार्कों की फेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया, सजावट के लिए इस्तेमाल किया। और वो भी मामला हमारा माननीय मोदी जी ने अपने मन की बात में अभी 2 सप्ताह पहले रखा है। मुझे आप सब लोगों के से आज जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ, और मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ, और उम्मीद है कि मैं अब आगे आपके साथ में जुड़ रहूंगा। आप सबको मैं नमन करता हूँ, सादर प्रणाम। जी, आदरणीय हमारे जो मार्गदर्शक हैं और हमेशा हमें ऊर्जा पूर्ण बनाते हैं, तो ऐसे ही हमारे आदरणीय पवन सर जी, आप अपनी वार्ता और अपना मार्गदर्शन हमें दीजिएगा। जी नमस्कार, धन्यवाद। और आज के हमारे मुख्य अतिथि अमित जी, आपका बहुत अभिनंदन है। साथ ही दिनेश भी, जिन्होंने आज परिचय कराया। और यह जो कार्य अमित जी कर रहे हैं, निश्चित ही शायद अमूल्य। आवाज ओके, नहीं आ रही आ सर। रही है, आवाज आ रही है। ओके। तो ये जो कार्य कर रहे हैं अमित जी, कार्य कर रहे हैं, हमारे बहुत नजदीक है। 2-3 घंटे की दूरी पर ही शायद आप हैं, लेकिन आज परिचय आपसे हो रहा है। तो निश्चित ही आने वाले दिनों पर हमें जब भी मौका मिलेगा आने का, तो हम जरूर आपके पास आएंगे। और आप भी जब हरिद्वार की तरफ आते हैं, तो हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च कैंपस में और पतंजलि के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी भी देंगे। और साथ ही इस जो ये मिट्टी के बर्तन हैं, इनकी मार्केटिंग के लिए जो हम ऐप के आधार पर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही और भी मिट्टी के ऊपर जो हमारी अभी सॉइल टेस्टिंग का कार्य चल रहा है पूरे हरिद्वार जिले में, प्रत्येक खेत का सॉइल टेस्टिंग का कार्य कर रहे हैं, और ये कार्य डिजिटाइज भी कर दिया है। इसको ऐप के माध्यम से किसान अपने मोबाइल में, स्मार्टफोन में अपनी रिपोर्ट भी देख सकता है। और इस मिट्टी उठाने से लेकर के उसकी टेस्टिंग में लेकर के कुछ जो इनएफिशिएंसीज थी, उसको भी हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। तो ऐसे आपके जो कार्य है, इसके लिए आपका बहुत अच्छा लग रहा था सुन करके। और जब इसके आप अगले सत्र में जब हम आपके प्रोडक्ट्स को भी देखेंगे, आपके द्वारा किए गए कार्यों को इस वेबिनार के माध्यम से, इस मीट के माध्यम से हम देखेंगे, तो और ज्यादा हमारे साथियों में जानकारी मिलेगी। और जैसा कि यह जो प्रयास है आपका, जो अन्य जगह पर भी हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं भारत के अन्य राज्यों में, उनको भी कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी, या तो उत्पाद को वो आपसे लेकर के अपने वहां इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसी तरह से अन्य जगह पर भी जो गांव की जो अपनी पुरानी स्ट्रेंथ थी, अपनी जो मजबूती थी, जिसके आधार पर उनके छोटे छोटे उद्यम चलते थे, उसी की रिवाइवल वाला जो आप काम कर रहे हैं, वह काम अन्य जगह पर भी इसी कॉन्सेप्ट पर लेकर के अपनी स्थानीय जो वहाँ की जो स्थिति है, परिस्थिति है, संसाधन, उसके आधार पर कि अगर स्किल बढ़ा दी जाए, कि नॉलेज बढ़ा दी जाए, तकनीक के साथ जोड़ दिया, तो निश्चित रूप से जो हमारा भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, वो इसीलिए था क्योंकि हर एक जगह पर लोगों ने इनोवेशन किया, उसकी तैयारी की, उसमें उसको उसके आधार पर ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो कि उस जगह के लिए के नाम से भी मशहूर हुए, और उससे स्थानीय स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध हो पाए और एक नई पहचान बन पाई। हालांकि प्रयास अभी सरकार कर रही है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम से प्रयास है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत ज्यादा भिन्नताएं हैं, तो वहां पर भी ऐसा हमें फाइन ट्यून करने की जरूरत है। और इसलिए
सरकार के साथ काम करने की जरूरत है कि जो सरकार ने ब्रॉड पॉलिसी बनाई है उसमें हम सहयोग देते हुए उसको आगे हम किस प्रकार से उसमें और बेहतरी कर सकते हैं वहाँ की स्थानीय स्थिति के अनुसार। हमारा पतंजलि का एग्रीकल्चर रिसर्च कैंपस है जहाँ पर हम लोग आजकल काम कर रहे हैं और इसी में हमारी सॉइल टेस्टिंग लैब भी है और बाकी कई सारे प्रशिक्षण किसानों के लिए हम कृषि विभाग, उद्यान विभाग उनके साथ मिलकर के कर रहे हैं और साथ ही हमारे साथ कई सारे स्टूडेंट्स करके अपनी इंटर्नशिप्स और ये सब चीजें भी करते हैं। तो ऐसे चीजों में हम आपस में हमारे सभी साथी न केवल पतंजलि में बल्कि और जगह पर भी जो साथी जुड़े हुए हैं इस योगाहार कार्यक्रम में वह स्थानीय स्तर पर अपनी सिनर्जी क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। सरकार के जो कार्यक्रम है जहाँ पर भी संभावनाएं होती है, जहाँ पर भी सकारात्मक ऊर्जा हमारी पैदा कर सकते हैं, वहां पर ऊर्जा के साथ मिलकर के काम करेंगे तो हम 1+1=11 वाला स्थिति में पहुंच सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। अकेले अकेले काम करेंगे तो केवल 1 ही रहेंगे, लेकिन 1+1 में हम 11 तक बन सकते हैं और इसके लिए थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, प्लानिंग करने की जरूरत है, पुराने अनुभव से सीखने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से आगे ये कार्य संभव हो पाएगा। और मैं बताना चाहूंगा सभी साथियों को, जैसा कि सवेरे रोज शेयरिंग हम करते हैं, कल हमारे बीच में एक टीम आई थी वियतनाम से। वियतनाम के योग साधकों की टीम थी, उस पर हमने भी अपना प्रस्तुतिकरण दिया। तो जब योग की बात है तो फिर हमने योगाहार को हम कैसे छोड़ सकते हैं, योग और आहार के बारे में मैंने उनसे पूछा क्योंकि भाषा की बड़ी समस्या थी। उसमें से कईयों को 15-20 जो आए थे योग साधक ही नहीं थे बल्कि योगा केंद्र चलाने वाले ऐसे उनके वो थे, प्रबंधक थे, संचालक थे, ओनर थे। तो उनसे मैंने पूछा क्योंकि ट्रांसलेशन भी हो रहा था वहाँ की भाषा में, तो मैंने पूछा आप योग करेंगे तो आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आहार आप अच्छा नहीं करेंगे तो आप 3 कदम पीछे चलेंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो हम बातचीत करते हैं आगे। तो उनके जब ट्रांसलेशन हुआ तो उन्होंने इस चीज को शायद रियलाइज भी किया क्योंकि भाषा तो हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान से या उनके हाव भाव से ऐसा प्रतीत हुआ कि हम हाँ ये कॉन्सेप्ट में वो भी लोग इसको बड़े सरलता से जो हम बात कर रहे हैं शायद के भी उनको भी दिल को छू रही है और इस तरह की इंटरेक्शंस की आगे संभावनाओं को आप तलाश रहे हैं, वो भी खुद तलाश रहे हैं। आने वाले समय पर उनका डेलीगेशन और बड़ा होने वाला है और इस तरह से हम जरा आदान प्रदान जो हम कर रहे हैं, जो हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, जो एक सोच दे रहे हैं, तो शायद हमारे यहाँ जहाँ जहाँ पर भी योग होता है, जहाँ जहाँ पर हम योग करते हैं, वहां पर हम 2 मिनट 5 मिनट आहार के ऊपर भी चर्चा करें और आहार के विभिन्न आयामों के ऊपर चर्चा करें। जैसे आज बात मिट्टी के बर्तनों के ऊपर आई, तो ऐसा करते हुए भी हम आगे अपनी बात को विस्तारीकरण कर सकते हैं और इसको जोड़ सकते हैं। जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। हमने योग को आहार के साथ जोड़ा, इसी प्रकार से हम स्थानीय स्तर पर जो भी वहां पर स्थिति है वहां पर हम अपने आप को सरकार के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने आप को स्थानीय संसाधनों और उसके विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही जोड़ने की हमारी जो यात्रा है इस योगाहार मंच के माध्यम से, और हमारे कई सारे हमारे मुख्य अतिथि योग शिक्षक और अन्य साथी जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, उसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और शायद इसी को हम योग कहते हैं। इसी को हम एक दूसरे से जुड़ते हुए आगे इस देश को आगे ले जाने की बात करते हैं। इतना कह करके मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि हम मिलकर के 1 और 1 11 हो सकते हैं और होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने जो कही है, आप जहाँ भी जाते हैं अपने योगाहार की बात जरूर करते हैं और योग करेंगे तो 2 कदम आगे चलेंगे और अगर हम आहार पर ध्यान नहीं देंगे तो हम 3 कदम पीछे हो जाएंगे। यह यथार्थ सत्य आपने कह दिया। आपको बहुत बहुत साधुवाद सर। और आप मार्गदर्शन करते हैं। और मीर सिंह जी ने अपना
कुछ बोलना चाहते हैं। मीर सिंह जी, मैं चौधरी, मैं आमंत्रित करता हूं आपको कि वो आप अपनी बात रखें। जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विषय तो लगभग भाई साहब ने गागर में सागर वाली बात कह दी है कि हम योग से 2 कदम आगे जाएंगे, लेकिन अगर शुद्ध आहार नहीं करेंगे तो 3 कदम पीछे हो जाएंगे, मतलब -1 हमारा शुरू हो जाएगा। तो मेरी यही अपील है कि हम आहार में विशेष रूप से स्टडी करके और अच्छा आहार लें शरीर के लिए। आर्थिक विकास भी हमारा तभी संभव है जब मूलतः शारीरिक विकास हो। महाभारत में अपने भगवान कृष्ण ने कहा है कि सुंदर शरीर में ही सुंदर आत्मा का निवास होता है। और अभी मैं समाज में देख रहा हूँ कमोबेश कि आर्थिक विकास इतना प्रभावी हो गया कि आदमी को लगता है कि अगर अर्थतंत्र नहीं होगा तो उनका जीवन ही नहीं होगा, जबकि आर्थिक तंत्र जो है एक हद तक जीवन यापन करने का साधन होना चाहिए। पूर्व में ये था, पूर्वज हमारे जो थे वो धन धान संपन्न कम थे, लेकिन आज समाज जीवन में बड़े संपन्न थे। उनके पास घूमने फिरने का समय था, उठने बैठने का समय था, वो आपस में मिलते जुलते थे, एक एक दो दो दिन एक दूसरे के यहाँ रहन सहन होता था। तो एक मानसिक पोषण भी, योगा आहार में हम शारीरिक आहार की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक शुद्ध सात्विक मानसिक विचार का पोषण भी समाज के लिए बहुत जरूरी, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि शुद्ध विचारों से हमारी सकारात्मक ऊर्जा में 1000 गुना वृद्धि होती है। वहीं नेगेटिव विचार हमारे, जैसा भाई साहब ने कहा कि अभी हम 3 कदम पीछे जाएंगे, तो नेगेटिव विचार भी हमारे 1000 मील पीछे ले जाते हैं हमको। तो हमारी विचारधारा भी हम शुद्ध करें, मानसिक पोषण का भी ध्यान रखें, और आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक और चारित्रिक विकास पे हम ज्यादा बल दें, क्योंकि हमने समाज में सामाजिक चारित्र और जीवन को ही, शुद्ध जीवन को ही पूजन किया है। भगवान राम के पहले हजारों राजा महाराजा हुए, भगवान कृष्ण के पहले हजारों राजे महाराजे हुए, लेकिन उनकी चरित्र पूजा करते हैं। तो हम आर्थिक विकास तो करें ही, साथ में हमारा मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, ये बहुत जरूरी है। खेती में भी हम, अभी विषय आ रहा था कि एकाएक क्या जैविक और प्राकृतिक खेती में जाना संभव है, तो एकाएक परिवर्तन नहीं होते। पानी को अगर हमें उबालना है तो हम सीधे 100 डिग्री पे नहीं जाएंगे, उसको 1-1 करके धीरे धीरे गर्म करेंगे। 100 डिग्री पे भाप बन जाएगा, वो पानी च नहीं रहेगा। तो हम इस विषय को ध्यान में रखें, प्रयास करें निरंतर धीरे धीरे। और जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि 1+1, ये बिल्कुल शुद्ध फार्मूला है कि हम 1 और 1 2 के हिसाब से तो चलते ही हैं, पर 1 और 1 11 होने की कोशिश हम करेंगे। और जैसा भी अवसर मिले हमारे योगाहार के इस कार्यक्रम में जुड़े, 1 घंटे का समय 24 घंटे में अपने लिए निकालें, ऐसी मेरी कामना है। और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं सभी को धन्यवाद करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत साधुवाद परम आदरणीय मीर सिंह जी। आपने तो और महत्वपूर्ण जो है बात इस सदन में आपने रखी है कि आर्थिक विकास के साथ साथ शरीर का विकास। आर्थिक विकास पहले जो हम हुआ करता, आर्थिक विकास सिर्फ जो है जीविका उपार्जन के लिए करते थे। अब जो है आर्थिक इसको छोड़ करके आर्थिक विकास में पूरा व्यक्ति लग गया है, और ईश्वर का वास स्वस्थ शरीर में होता है। अर्थ जीविका चलाने के लिए उपयोग किया जाता था पहले, और आज सीधा उल्टा हो रहा है। विचारधारा शुद्ध करें, सामाजिक चरित्र विचारधारा पर ध्यान अति आवश्यक है। आपने कम शब्दों में इतनी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है सदन को, आपको पुनः प्रणाम करता हूं, और इसी प्रकार का मार्गदर्शन करते रहिएगा। मैं आदरणीय प्रणाली बहन जी, आप सादर आमंत्रित हैं, अपनी बात रखें। ओम जी, सदन को प्रणाम, वंदन, नमन। आज मैं इस विषय के बारे में बोलना चाहती हूँ कि आज भाई अमित जी, भाई दिनेश जी, सम्माननीय पवन कुमार जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। अभी अभी मेहर जी ने और मुनीलाल भाई जी ने भी जो मार्गदर्शन दिया है वो बहुत उपयुक्त है। कल रमेश, नाम नहीं मुझे, रामकृष्ण रघुवंशी जी भाई जी ने
जो मार्गदर्शन दिया एक क्रिश्चियन फैमिली के यहाँ जाकर, उन्होंने बहुत कुछ नए नए क्लुप्तियां उनको मिली। ये सब जो ज्ञान है, ये विविध कल्पनाएं, विचार लिखित रूप से आए तो बहुत बड़ी क्रांति होगी। हम बोलते हैं, चर्चा करते हैं, इसकी कोई स्क्रिप्ट हो जाए तो बहुत मददगार साबित होगी। ये विचार मेरे मन में आया और वो रखने का मैंने साहस किया और मुझे यहाँ बोलने की संधि प्राप्त हुई, इसलिए धन्यवाद। ओम। आदरणीय बहन जी, ये आपका सदन है और आपसे निवेदन करते हैं कि जो भी मन में विचार आता है, सदन के सभी सदस्य, जैसा आदरणीय पवन सर जी ने कहा है कि हम सब जो है स्वैच्छिक रूप से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और सबका कार्यक्रम है, सबका ये अधिकार है अपनी बात रखने का। हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, इसमें कोई छोटा कोई बड़ा, कोई अधिकारी, कोई कुछ नहीं है। यहाँ सामान्य रूप से इस स्वैच्छिक कार्यक्रम जो चल रहा है, पवित्र मन से हम सबको अपनी बात रखना है। और अगर किसी भाई बहन का कोई सुझाव रखना चाहते हैं तो अनम्यूट कर दें या अपना हैंड वॉश कर सकते हैं और हम आमंत्रित कर लेंगे, या अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। अगर किसी के मन में कोई सुझाव है आज के सदन में, आज के युग शिक्षक का बहन और चीफ गेस्ट और हमारे विभिन्न वक्ताओं ने जो मार्गदर्शन दिया है, उस पर किसी का कोई कमेंट हो तो सदन में सादर आमंत्रित हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी को आमंत्रित करता हूं कि अपनी बात रखें। आदरणीय रघुवंशी जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। ओम। स्वागत है आपका। जैसे कि अभी बहन जी ने कहा कि हम लोग ऐसे हमेशा खोजी प्रवृत्ति के होते हैं और ये सब करते हैं, तो कल मैंने जिस क्वार्ट्स की बात की थी तो कई लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो अगर मैं दिखा पाऊं तो ये देखिए वो क्वार्ट्स है। ये कल मैंने सर्च करके कैमरे के और नजदीक लेके आऊं तो इसमें क्रिस्टल दिखाई देते हैं, यानी कि जैसे अगर डायमंड में अगर इसको देखें तो ये देखिए चमकता है। थोड़ा सा और नजदीक लाके मैं आपको दिखाऊं तो ये वो पत्थर होते हैं और नदियों में आप देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से होते हैं। और क्लियर दिख पा रहा हूँ, मैंने स्क्रीन शेयर करने की कोशिश की लेकिन मेरे पास स्क्रीन की बहुत इसकी लाजवाब फोटो है इसकी। ये इसमें देखिए, अगर ये सनलाइट में जैसे ही जाता है हर एक एंगल से तो ऐसा लगता है कि डायमंड के टुकड़े इसमें इकट्ठे कर दिए गए हों। चमक रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? जी दिख रहा है, दिख रहा है। ये देखिए ये क्वार्ट्ज पत्थर है, तो इनकी ग्रिड बनानी होती है। ये देखिए चमक रहा है, उसमें सनलाइट जैसे ही पड़ता है हर एक एंगल से, ये पत्थर है वो। तो इसका औषधीय उपयोग, मतलब औषधीय उपयोग भी है। आप इसे स्वस्थ रहने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवाह के लिए भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। कल जिस पे हमने चर्चा की थी तो मैंने इसको कोशिश की है कि मैं आपको और नजदीक से दिखा पाऊं। ज्यादा पास लाने में कैमरा ब्लर हो जाता है और मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छे इसके फोटो निकाले हैं। तो ये क्वार्ट्ज पत्थर होते हैं, ऐसा लगता है कि हीरे के नगों को इसके अंदर ना रख दिया गया। और अब जब भी आप सनलाइट में आप इसको सूरज की रोशनी में रखेंगे तो इसमें अलग अलग एंगल से और सामने ग्लास लगाते तो रेनबो इफेक्ट भी दिखाई देता है। ये इसका कलर अलग अलग कलर में ये दिखाई देगा अगर इसमें से सूर्य की रोशनी पास करेंगे तो ये इस टाइप के पत्थर होते हैं जो नदियों में आसानी से, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मतलब खोजना पड़ता है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर कहीं पे हीरा, पत्थर के अंदर भी अगर आप उसको तोड़ेंगे, ये मैंने अंदर से निकाला है। एक पत्थर है, पत्थर था उसके अंदर कुछ दिखाई दे रहा था, उसको फोड़ा, फोड़ने के बाद उसके अंदर से ये निकला। तो ये ऐसे क्वार्ट्स होते हैं, इसको घड़ियां बनाने में भी उपयोग होता है इसका, और शरीर को स्वस्थ रखने में भी, और खेती में, पेस्ट मैनेजमेंट में और प्रॉस्पेरिटी में इसका बहुत अद्भुत उपयोग है। इसकी पावर ग्रिड बनती है, जो ट्रायंगल बनता है उसमें इसी पत्थर का उपयोग होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे इस चीज विषय को, जैसे पवन सर ने हमसे कहा था कि विस्तार पूर्वक कितने जगह के लिए कितना पर्याप्त होता है, कितने ग्राम की आवश्यकता होती है, इसको हम आगे धीरे धीरे इस मंच के माध्यम से जैसे भी जानकारी एकत्रित होती जाती है आपसे शेयर करते जाएंगे। तो कल बहुत लोगों का प्रश्न मेरे पास ये भी आया था, कुछ लोगों ने फोन लगा के पूछा था कि सर वो क्वार्ट्ज पत्थर की पहचान क्या होती है।
तो ये इसमें अलग अलग शाइनिंग आती है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर डायमंड के टुकड़े करके और भर दिया गया। तो इस तरीके से इस पत्थर को बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। कल मैं दिखा नहीं पाया, स्क्रीन भी शेयर नहीं थी, मैं साथ में ला नहीं पाया था, इसलिए आज मैंने सभी को इसके दिखा दिया है कि इतना दुर्लभ भी नहीं है, बस नदी में जाके आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। ये इसमें गोल्डन जैसा ये चमकता है चारों तरफ से, ये देखिए डायमंड की तरह रिफ्लेक्शन आता है इसमें से। तो इसी का ट्रायंगल बनाना होता है और जितने इंच पे हम सोइंग करते हैं उतने इंच पे खेत के तीनों कॉर्नर पे गाड़ना होता है इसको। जी ओम। जी ओम, धन्यवाद। नरत्ता या तवा में मिलता है क्या? जी बहुत आसानी से। हमारे यहाँ क्या कंस्ट्रक्शन के लिए रेत आई थी, और अब रेत आई तो रेत को छानते हैं तो उसमें रंग बिरंगे पत्थर निकलते हैं। तो उसमें वाइट पत्थर जो होते हैं, और देखिए उसमें ऐसा लगता है कि क्रिस्टल चिपका दिए गए हों किसी ने। तो एक बड़ा पत्थर था, उसको मैंने फोड़ने के बाद उसके अंदर से ये निकला है। अधिकतर ये अंदर की तरफ होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1670 डिग्री है, 1670 डिग्री। तो इतने टेम्परेचर पे जब वॉल्केनो फटा होगा या पुरानी घटनाएं हुई होंगी, वहां जाके ये सेट होता है। इसके बाद अगला जो इसका फेस होता है वो डायमंड का ही होता है। तो उसके पहले वाला, या आप सोचिए इसको ये कह सकते हैं जो स्फैटिक होता है, स्फैटिक का विशुद्ध रूप है, स्फैटिक के बाद का रूप है। पहले एक स्फैटिक होता है जिसको हम गले में माला पहनते हैं, जो चिकने पत्थर होते हैं, तो वो हो गया इसका थोड़ा सा विशुद्ध रूप। शुद्ध रूप में मेरे हाथ में रखा है वो ये है। इसके बाद में ये फिर और ज्यादा मेल्ट होगा तो फिर ये पहुंच जाएगा डायमंड की स्टेज पे, और वो भी विघटन के तौर पे बहुत लंबी प्रक्रिया है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है उसमें। तो ये आप स्फैटिक अशुद्ध रूप है, और स्फैटिक के बाद का जो फेस है वो ये है, मेरे हाथ में रखा है। तो ये पत्थर को अंदर से फोड़ेंगे तो चमकता है बहुत, और इसमें क्रिस्टल ही क्रिस्टल है अंदर। जी धन्यवाद रामकृष्ण रघुवंशी जी। और मैं आदरणीय पवन सर जी को आमंत्रित करता हूँ, इसके बारे में शरद जी को आमंत्रित करूंगा। आदरणीय पवन सर जी। जी रामकृष्ण रघुवंशी जी, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि ये जो पत्थर के जो थेरेपी है पौधों के लिए, कि उसमें कीट बीमारी नहीं आएगी, इसके लिए ये थेरेपी है ट्रायंगल बनाने की बातचीत की गई है। इसके बारे में जैसे जैसे जानकारी मिलती है तो उसको आप शेयर करिएगा। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर ये बीमारी के लिए कारगर है, बीमारी के लिए कारगर है, कीट पतंगों के लिए कारगर है, और खेत में पौधों में उसका उपयोग होगा, तो क्या मानव के लिए भी उपयोग होगा? अगर हमने उदाहरण के लिए खेत से हटा करके हमने घर में कहीं पर रखा, इसी तरह से ट्रायंगल बना, तो क्या इसका भी उपयोग हो सकता है? इसके बारे में भी आप जानकारी इकट्ठा करेंगे तो हो सकता है कि कुछ और इसका फायदा मिले, इस तंत्र का जो भी, साइंस का जो भी हो। जी सर बिल्कुल। आपने जैसे बताया कि इसका उसके में भी जो माताएं बहनें गर्भवती होती हैं और उनके कमरे में इस प्रकार की कुछ स्टोन रखें, तो इसमें जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, हर एक इसमें स्टोन की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो इनके अंदर जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो उस में क्या होता है कि बहुत उन्होंने ब्रीफ से बताया मुझे उस दिन, और कल भी थोड़ी सी चर्चा हो गई थी उनसे। तो बोले इसमें जो बच्चे गर्भ से आपने देखा ना, जिनका हाइट तो बढ़ जाती है, शरीर भी बढ़ जाता है, लेकिन मानसिक विकास नहीं हो पाता, या फिर किसी कारणवश से उनकी कोई नस दब जाती है, तो उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन वो मानसिक तौर से विकलांग होते हैं। तो वो उसमें इसका बहुत अद्भुत प्रयोग है गर्भ संस्कार में। और दूसरा ये प्रॉस्पेरिटी का भी साइन है। जैसे कुछ पौधे होते हैं तो जिनको लगाने के बाद में घर की भी, किसान की और आर्थिक स्थिति ये बदल जाती है। अच्छा, इस विषय में तो खैर मैंने कई प्रयोग किए हैं, क्योंकि मैं पौधों पे बहुत काफी लंबे समय से नेचर के साथ ही जुड़ के काम कर रहा हूँ। मेरे सारे त्योहार मैं पौधों के साथ ही मनाता हूँ। तो प्रकृति में कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनको यदि घर के मुख्य द्वार पे राइट हैंड पे लगा दिया जाए तो देखते देखते मैंने कई केस स्टडी किए कि 45 दिन में उस व्यक्ति की प्रॉस्पेरिटी भी लौट के आई, जो बेरोजगार था बेरोजगारी भी हटी, जो रुके हुए काम थे कई दिनों से पेंडिंग पड़े थे तो वो सब चीजें सीक्वेंस में आने लगी। और जिन लोगों को मैंने वो पौधे रिकमेंड किए जहां पर लगवाए, आज वो परिवार खुश हैं, स्वस्थ हैं। और इसके कई लाइव उदाहरण भी जब ये आप इधर विजिट पे आएंगे तो मैं उन लोगों से मिलवाऊंगा भी जिनको ये इसका प्रयोग करा था। तो सृष्टि में ये सब चीजें मौजूद हैं।
हम अभी जो पुराना हमारा प्राचीन काल का जितना हमारे पास धरोहर है उसका 1% भी मैं जहाँ तक समझता हूँ हम उपयोग नहीं कर पाए हैं। और आगे हम इस मंच के माध्यम से धीरे धीरे ये चीजें सभी से शेयर करेंगे। और इसी तरीके से प्रकृति में वो सारी ताकतें हैं, कायनात वो सारी चीजें हमें दे सकती है, सिर्फ केवल है कि वहां तक जाने का मार्ग हमें नहीं पता या सही कोई टेक्निकल चीजें हमें मिल नहीं पाई, इस वजह से हम वहां नहीं पहुंच पाए। वरना सारी चीजें सुलभ हैं और आसानी से उपलब्ध हैं, केवल हमें वहां तक पहुंचने की आवश्यकता है। और ऐसे कुछ चीजें हैं जिन पर शोध करने की आवश्यकता है। और जैसे मैंने कहा कि एक पेड़ को लगाने से प्रॉस्पेरिटी भी आती है, तो वो बात सत्य है। उसको कई बार मैंने कई फैमिली के साथ प्रमाणित किया। और जो फार्म कई सालों से वीरान पड़े थे, मैंने केवल उस पौधे को उसका वहाँ उस एंगल पे लगवाया, इसके बाद वो फार्म पे प्रॉस्पेरिटी आई, हरे भरे हो गए, डेवलप हो गए। तो ये सब चीजें पौधों के बारे में मैं प्रमाणिकता से कह सकता हूँ। बाकी अभी ये खोज का विषय है और जिन संतों से मेरी मुलाकात हुई उनसे मैं सतत संपर्क में हूँ। और इस चीज को जैसे जैसे पवन सर का आदेश है आगे मंच पे शेयर करते जाएंगे। और जितना ज्ञान हमें अपने बुजुर्गों से, अपने पूर्वजों से मिल सकता है उसको संग्रहित करते जाएंगे, उसको लिपिबद्ध करते जाएंगे। जी ओम। धन्यवाद रामकृष्ण रघुवंशी जी। आप अपना पत्थर और पौधे के से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इस विषय पर आप लगातार चर्चा कर रहे हैं और चर्चा शरद जी के साथ मेरी हुई है। मैं सादर शरद जी को सादर आमंत्रित करता हूं। इसके बाद मैं डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करूंगा। आदरणीय शरद जी। सदन को ओम, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आज बहुत अमूल्यपूर्ण जानकारी हो रही है। मैं पवन सर से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि इसमें एक्शन मोड में आके आप अगर एक दो विशिष्ट लोगों को यहाँ भेज दें तो हम रघुवंशी भैया के साथ उसका पूरा सर्वे करके उसको लिपिबद्ध करके अपने यहाँ पे भेज दें और वो पत्थर भी कलेक्ट करके, जिससे उस पे एक विशिष्ट दिशा मिल सके। उसमें जैसे जो खोजी प्रवृत्ति के हैं हमारे, जैसे डॉक्टर किशोर सर हैं, दिनेश जी हैं, ऐसे कुछ लोग जो इसमें नॉलेज रखते हो, तो हम लोग इनके साथ जाकर अगर इसको एक्शन मोड में लेके इस चीज को अगर पूरा अध्ययन करके एक दो दिन अगर आ जाए मुन्नीलाल सर, तो यहाँ पे एक 4-5 लोग मिलके इसका पूरा अध्ययन करके और आपको इसकी रिपोर्ट जो है इसको प्रस्तुत कर देते हैं सर। तो इसमें जो भी जानकारियां हैं या जो भी हैं, अगर प्रगति मौका दे रही है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा सुझाव है सदन को। जी ओम। जी धन्यवाद आदरणीय शरद जी। आपने अपना बात रखी है और हमारे आदरणीय पवन सर जी सुन रहे हैं। मैं पहले डॉक्टर किशोर दुबे जी का और कमेंट लेकर के मैं आदरणीय पवन जी को आमंत्रित करूंगा। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। ये पत्थर वाली जो बात हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कल मैंने मुन्नीलाल जी से भी बोला कि भाई अगर वो जो व्यक्ति है वो यदि हमारे वेबिनार में आ सकते हैं या चीफ गेस्ट के हिसाब से आ सकते हैं तो ठीक ही है, वरना फिर वहां पे जाकर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो कल ही मैंने उनसे संपर्क किया था। तो निश्चित रूप से ये हम चाहते ही है कि भाई ये ऐसी अनोखी चीज है जो योगाहार के मंच से अगर आ रही है तो योगाहार के हम साथी उसको निश्चित रूप से उसका मतलब साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन करके उसमें और आगे क्या कर सकते हैं पवन जी के साथ मिलकर, तो निश्चित रूप से उसमें हम पहल करेंगे। रघुवंशी जी, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता था और उसके पहले एक जानकारी देना चाहता था कि ये जो पत्थर है ये पत्थर सिर्फ नदी में मिलते ऐसी बात नहीं। ये पत्थर जो है ये पत्थर बरडी जमीन जिसको बोलते हैं अपन, यहाँ पे गोटे गोटे होते पत्थर होते हैं जिसको महाराष्ट्र में गारगोटी बोला जाता है। तो ऐसी गारगोटी बरडी एरिया जो होता है वहां पे स्टोन्स जो होते हैं वो स्टोन्स के बीच में भी मिलते हैं, नंबर एक। दूसरी चीज, अगर जिनको कुआं खुदवाने का अनुभव है, जैसा 10-20 साल के पहले होता था, क्योंकि मैंने 2-3 कुएं खुदवाए हैं, तो अगर 10-15 फीट के अंदर में एक गारगोटी का स्तर लगता है, लेयर लगता है। जैसा बड़े स्टोन का पता लेयर लगता है वैसा गारगोटी का भी एक लेयर लगता है, 1 फीट 1.5 फीट या आधा फीट जैसा भी हो। तो वहां पे भी जो जमीनी कुएं खुदवाने का अनुभव है तो वहां पे ऐसा स्तर लगता है कि जिसमें ऐसे पीले रंग के जो पत्थर होते हैं और उनको अगर तोड़ो तो निश्चित रूप से उसमें से चकमक भी निकलती है। हमने कई बार उसको खेत में जलवाने के लिए उपयोग भी किया है।
तो ऐसे जो कच्चे कुएं है या जहाँ पे खुदवाए गए हैं ऑलरेडी, तो उसमें अगर ऐसा कुछ स्ट्राटा कंटिन्यूस लेयर होगा या थोड़ा सा पार्ट होगा तो वहां पे भी ये पत्थर मिलने की संभावना है। तो ये दूसरी चीज, मतलब ये ऊपर से पीले रंग के होते हैं, पीले और सफेद ऐसे मिक्स रंग के होते हैं, लेकिन उनको तोड़ो और तोड़ो को दूसरों को एक दूसरे को चकमक करो तो उसमें से मतलब अग्नि आती है और वो जलवाने के काम में आते हैं। और उनको जैसा अभी रघुवंशी जी ने बताया वैसा ही उनको तोड़ने के बाद में उसमें स्फटिक भी चमकते हैं। तो ये दूसरी चीज। एक बिंदु मैं जो रघुवंशी जी से पूछना चाहता था कि जो ये ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये ट्रायंगल बनाते समय जो पत्थर रहेगा तो पत्थर की मिनिमम साइज क्या होनी चाहिए? क्योंकि हम तोड़ तोड़ के अगर उसको सुपारी जैसा छोटा भी बना दे, लौंग बना दे, तो उसका कोई इफेक्ट होगा नहीं होगा। तो इसके बारे में अगर उनके पास में कि भी मिनिमम वो 1x1 इंच या 2x2 इंच ऐसा मिनिमम साइज क्या है, उसके बारे में अगर कुछ जानकारी मिलती है। क्योंकि बड़ा पत्थर अगर मिल गया तो बड़ा पत्थर एक जगह पे डालने के बजाय उसके टुकड़े टुकड़े करके, तो टुकड़े की मिनिमम साइज क्या हो। तो ये एक चीज। अगर उसमें मिनिमम साइज नहीं बनती, हमको बहुत छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं तो उसको इकट्ठा करके वो मिनिमम साइज में हम डाल देंगे, ये दूसरा तकनीक हो सकता है। तो इसके बारे में अगर कुछ जानकारी मिलती है तो वो आप बताइए। और जैसा मैंने शुरू में बोला कि मुन्नीलाल जी, आप, शरद जी और जो पूरी इटारसी की जो खोजी टीम है उसके साथ में सहयोग देने के लिए मैं व्यक्तिशः कभी भी तैयार हूँ। आप सिर्फ प्रोग्राम बनाइए और हमको सूचित किए, मैं आ जाऊंगा। और पवन जी के नेतृत्व में जो भी मतलब उसके साथ में क्या क्या करना है, किस तरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस तरह से खोजी प्रवृत्ति हो सकती है, इसका एक दायरा भी हमारे पास में बन जाए कि ये एंगल्स हो सकते हैं। उन एंगल्स के साथ में हम निश्चित रूप से अपना सहयोग देने के लिए तैयार है। इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जी डॉक्टर दुबे साहब, आपने बिल्कुल सही बात बोला कि अभी इस तरीके से हो जाएगा। ले और इसके साथ में दो चीजें और हैं कि ये जो मैंने जैसे बताया स्फेटिक इसका जो है वो अशुद्ध रूप है। शुद्ध रूप में ये जो क्रिस्टल इसके अंदर जो बिल्कुल डायमंड की तरह दिखते हैं, स्फेटिक के बाद वाला फेस है पत्थर का ये। जैसा मैंने बताया इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1670 डिग्री पे जाके ये मेल्ट होगा। तो और दूसरी एक और चीज इसके साथ में हमारी विस्मृति हो गई थी कि पानी की, किसान की सबसे बड़ी समस्या है कि लाखों रुपए वो बर्बाद कर देता है किसमें कि खाली उसके खेत में पानी निकल आया। आपने कई वीडियो ऐसे देखे होंगे कि जिसके खेत में उसने बोरिंग मशीन लगाई, बोरिंग मशीन लगाने के बाद जब पानी निकला तो किसान खुशी के मारे पागल हो गया, या फिर जिसका पानी नहीं निकला तो वो दुख के कारण वो इतने डिप्रेशन में चला गया कि उसने एक नहीं, दो नहीं, पांच अपने जीवन भर की पूंजी पानी को खोजने में लगा दी। तो इसमें एक उनके पास एक स्ट्रीमलाइन को पकड़ने की विधि है। एक बार इंसान के साथ चमत्कार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार नहीं हो सकता। और या हर बार जिस एंगल को मैंने विजिट किया वहाँ कि जमीन जो लेवल है वो 30 फीट नीचे है और 30 फीट ऊपर एक छोटा सा टापू बना हुआ है। उसमें एक निश्चित पॉइंट पे उन्होंने ड्रिल करते हैं, कुआं बनवाते हैं, तो उसमें से इतना पानी आता है कि वो रेती फावड़े भी नहीं निकाल पाए, वो उसी में रह गए। बोरिंग मशीन से दूसरे पॉइंट कराया तो वो भी आप ऊपर से साइफन से पानी निकाल सकते हैं उससे। तो ये स्ट्रीम लाइन को पकड़ने की जो अद्भुत कला है वो उनके अंदर मैंने देखी। तो ये भी एक रिसर्च का विषय है। उनके पास जो कुछ चीजें हैं उनको हम समझ सकते हैं हॉरिजेंटली और वर्टिकली, वो स्ट्रीम लाइन में से बेस लाइन कौन सी होती है मेन, और 2 सपोर्टिंग लाइन कौन सी होती है, इसका उन्होंने अच्छे से उन्होंने R&D की है। तो ये भी एक रिसर्च का विषय है। इस पे धीरे धीरे चल के हम किसानों के लिए अगर इसमें से एक भी विधा को शोधित कर पाए और साइंटिफिकली उसको प्रूव कर पाए तो हम हमारे किसानों का कई लाखों रुपए बचाने में भी कामयाब होंगे। और जो पानी की समस्या किसान, जिसके कारण कोई नारियल से जांचता है, कोई दुनिया भर की इतनी सारी विधियां हैं, कहीं तुक्के लग जाते हैं, कहीं निकलता है। खास करके जिस एरिया में पानी होता है वहां तो तकलीफ नहीं है, लेकिन उस किसान जिसके पास पानी नहीं होता तो वो अपने जीवन भर की पूंजी उसमें लगा देता है। तो ये भी एक शोध का विषय है और ये स्ट्रीमलाइन उनको अच्छे से आती है। मैंने उनके 3 प्रयोग देखे हैं। चौथा प्रयोग मैंने उनसे एक और कल भी डिस्कस किया था कि जहां पर मुझे भालू के और लेपर्ड के पगमार्क उन्होंने दिखाए, तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि ये जो बॉडी टाइप से ये तो चौकोर दिख रही है मुझे, ये तो मैनुअली बनाई है। बोले हाँ, ये मैंने JCB से उसको पॉइंट दिया था कि आप यहाँ पे इतना खोद दीजिए। तो इसमें 12 ही महीने जब मई में के एंड में पानी खत्म हो जाता है तो बोले ये लबालब भरी रहती है। तो ये भी स्ट्रीम लाइन मैंने ऐसी पकड़ी थी।
तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी इतना परफेक्शन, मतलब इसको मैं तो ये कहूंगा कि 99% एक्यूरेसी पे का काम है ये। बाकी ऐसे कोई बंदा इतने टॉप पे जाके हिली एरिया पे एक निश्चित पॉइंट बता दे, और वो भी छोटा सा टापू जिसका डायमीटर 100 बाई 100 हो, और उसमें एक निश्चित बिंदु पे निकाल दे, तो ये इसको मैं 99% एक्यूरेसी कहूंगा मेरी भाषा में। ये वही आदमी कर सकता है जो मास्टर हो, परफेक्शन पे हो। तो ये भी 2-3 शोध के विषय हैं, इसको भी इसके साथ जोड़ेंगे, और अपने किसानों का कैसा भला कर सकते हैं, कैसा फायदा हो सकता है, और इस ज्ञान को हम अगली पीढ़ी को कैसे दे सकते हैं, उस दिशा में भी काम करेंगे पवन सर के नेतृत्व में। जी ओम। जी धन्यवाद रघुवंशी जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा हो रही है। और सदन में आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह रावत जी उपस्थित हैं। मैं उनको चाहूंगा कि उनका कोई कमेंट हो तो सादर आमंत्रित है। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। और आदरणीय पवन मिश्रा जी, अगर आपका कोई कमेंट हो। आदरणीय बीजी सिंह जी, बीजी सिंह साहब नोएडा से हैं, अगर आपका आज के इस संवाद में। जी शरद वर्मा जी। मुन्नीलाल सर जी, आप तो आ जाइए, किशोर सर को और पवन सर से परमिशन लेके अपन चलते हैं वहाँ, 1-2 दिन वहीं रहेंगे और सारी डॉक्यूमेंट कर लाएंगे। चलिए मैं और सीधा कुछ न, पवन सर जी का कमेंट ले लेता हूँ। हाँ ले लीजिए, और आप तो आ जाओ सर 2-3 दिन के लिए, बहुत दिन हो भी गए, 1 हफ्ता हो गया है आपका, तो आ जाओ। हाँ, तो 1 हफ्ते की छुट्टी भी दे पाएंगे। 1 हफ्ते की छुट्टी पूरी हो गई। जी नमस्कार। जी बिल्कुल। देखिए कितना आपके साथ लगा हुआ है मुन्नीलाल जी, आपको 1 हफ्ते के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप परमानेंटली वहीं बस जाइए अब तो। मेरा मेरा ये कहना है, मैंने सभी की बात सुनी है और समझने का प्रयास किया है कि इस चीज को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, क्योंकि अभी दिवाली का भी समय है। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर दुबे से और अन्य हमारे जो वैज्ञानिक हैं से इस विषय को साइंटिफिकली समझने का भी प्रयास करें, विज्ञान की कसौटी में भी देखने का प्रयास करें, और देखने का प्रयास करें कि उसमें क्या है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। कि हमारे रिव्यू में अभी तक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या इंटरनेट में जो उपलब्ध है इस विधि के बारे में, इसके ऊपर अनुभव के बारे में, लोगों के क्या क्या अनुभव आए हैं, हम कुछ कीवर्ड्स को टाइप अगर करेंगे नेट में तो हमें इस विषय पर बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। और जानकारी के साथ साथ हो सकता है कुछ और कॉन्टैक्ट्स भी बने, और न केवल देश में विदेश में भी अगर इस तरह की चीजों के ऊपर काम किया गया है जहां से पत्थर को इस्तेमाल करते हुए ऐसा किया गया है, तो हम उसको ढूंढने का प्रयास करें विजिट करने से पहले। तो जब हम विजिट करेंगे तो हमारी अप्रोच और ज्यादा साइंटिफिक हो जाएगी। साथ ही जो व्यक्ति जिनके साथ रामकृष्ण रघुवंशी जी ने बातचीत की थी, जो क्रिश्चियन जो है और गांव में रहते हैं, तो उनको भी इस मंच के माध्यम से, उनके वेबिनार के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास करें आने वाले दिनों पर। उनसे मिलने से भी पहले मतलब हम सब तरह से इस विषय पर और ज्यादा अपनी समझ बनाने का प्रयास करें, और जगह पर क्या हो रहा है उसको भी समझने का प्रयास करें। जिनसे बातचीत हुई है उनसे वार्तालाप करते हुए उनके और भी जो अनुभव है उसको भी जानने का प्रयास करें। तो ऐसा करके हम शायद और बेहतर रूप से, और ये सब लोग अपने घर में भी दिवाली मना लेंगे, और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई को हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसको किया जाए। और इस तरह से जब हम कार्य करेंगे तो जरा सी हो सकता है इस खोज में हमें और भी कई सारी चीजें समझने का, देखने का और उसको लेने का भी मौका मिल जाएगा। और इससे संबंधित और जो आयाम है, जो कि न केवल पेड़ पौधों के लिए और जो आदमियों के लिए, महिलाओं के लिए जो चीजें संभावनाएं इसमें दिख रही हैं, उसका एक उपयोग हम आगे एक किस प्रकार से
और जो लोग हैं जो यहाँ से इसके बारे में नहीं जानते हैं, उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर भी हम शायद आगे अपनी समझ और बेहतर बना सके। तो ऐसा करते हुए हम शायद इस काम को और बेहतरीन करें। साथ ही एक और जो चीज है, इस पत्थर के विषय के बारे में कुछ जो तकनीकी जानकारी है, वो एक जियोलॉजिस्ट या एक इसके ऊपर जो विशेषज्ञता रखते हैं उन लोगों से भी बातचीत की जाए। और हर एक जिले में कोई ना कोई जियोलॉजिस्ट या इस तरह से काम करने वाले लोग होते हैं जो इस विषय पर जानकारी रखते हैं और अलग अलग पत्थरों के ऊपर उनकी एक समझ होती है। तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भी हम समझने का प्रयास अगर करते हैं और ऐसे लोगों से हम संपर्क करते हुए आगे ढूंढते हैं और उनको बुलाते हैं, तो उनके भी विचार हम सुन सकेंगे। तो सबके विचार सुनने के बाद जब हम किसी जगह पर जाएंगे तो हमारी अप्रोच और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी और ज्यादा हम बेहतर रूप से अपने प्रश्न पूछ पाएंगे। और इस चीज को एक दोनों दृष्टिकोण से, साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी और एक जो एक्चुअली जो दिख रहा है, जो इमोशनल भी दृष्टिकोण है, उस देखते हुए इस काम को और अच्छा काम किया जा सकता है। तो यही मेरा मानना है अभी फिलहाल तो। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर से शुरुआत कर लें और अन्य लोगों से वार्तालाप करना शुरू कर लें, बातचीत करना शुरू करते हैं, तो और बेहतर समझ हमारी बनती। और उनको इस वेबिनार के माध्यम से भी हम लोग जोड़ लेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। जी जी सर। ओम, जैसा कि सर आपने बताया तो इसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपने पास ये भी है कि प्रदीप वर्मा जी तीखड़ वन विभाग में पहले पदस्थ थे और वो वन विभाग में जब आदिवासियों को देखते थे तो आदिवासी इस ट्रायंगल का प्रयोग करते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये ट्रायंगल का क्या यूज़ है और कैसे है। तो ये अपने जो आदिवासी थे वो अपने खेतों में जब खेती करते थे तो इसको इन पत्थरों को जमीन के नीचे दबा देते थे। ये विधि उन्होंने उनके आंखों से देखी हुई है और वो पर्टिकुलरली केसला के आसपास के एरिया में ये प्रयोग किया जाता था। तो ये बात प्रदीप जी को पुराने लोग आदिवासियों के कई सालों से इसको उपयोग करते आ रहे थे, ये उन्होंने देखा हुआ है। तो एक हमें एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ये भी मिलता है, इससे भी ऊर्जा मिलती है कि पहले भी हमारे जो अब आदिवासी भाई हैं या जंगलों में रह रहे हैं वो इस विधि को जानते थे, लेकिन भाई इसका लिपिबद्ध नहीं हो पाया या लोगों तक नहीं पहुंच पाई। क्यों नहीं पहुंच पाई? ज्ञान का प्रचार प्रसार की कमी कह लीजिए, या पहले ज्ञान पाने की शक्ति इतनी नहीं थी। आज हमारी उंगलियों पे है कि हम एक बटन दबाते हैं तो बहुत सारे लिटरेचर हमारे सामने आ जाता है। तो इस तरीके से सर बिल्कुल हम आपके मार्गदर्शन में काम करेंगे और अभी लिटरेचर से शुरुआत करते हैं और दीपावली के बाद हमारे आदरणीय मुन्नीलाल सर को जो नर्मदापुरम से मां नर्मदा से उनको विशेष प्रेम हो गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनको यहाँ एक हफ्ते से ज्यादा हो जाता है तो हम अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं और उनकी कमी हमेशा कहीं ना कहीं खलती है, क्योंकि उनका जो मैनेजमेंट है वो अद्भुत है। सारे लोगों को, इतनी बड़ी टीम को एक साथ परिवार बना के लेके चलना, नाराज लोगों को खुश कर देना, और ये उनमें अद्भुत कला है। क्योंकि कभी कभी यादव सर से, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं भी नाराज हो जाता हूँ तो वो मुझे भी प्रसन्न कर लेते हैं। तो उनमें ये कला बहुत अद्भुत है। इसलिए यहाँ का संगठन और जो जैविक होशंगाबाद बनाने का सपना है उसको बहुत ही जल्दी पूरा करने के लिए थोड़ा सा उनको समय की से मुक्त करके और यहाँ के लिए सेवाएं देने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ। जी ओम। आदरणीय पवन सर जी को आमंत्रित करने के पहले में मुझे एक गीत याद आ गया। पत्थर के सनम तुम्हें हमने मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर के सनम। आज जो है पत्थर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और ये बात बहुत मोहब्बत के रूप में जैसे हमारे क्रिश्चियन परिवार के साथ जुड़ रही है। और रामकृष्ण रघुवंशी जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। चूंकि जहाँ आप पहुंचे हैं, मैं कैसे पहुंचा, मैं 20 किलोमीटर कितने घंटों में किस प्रकार से इस जंगल में पहुंच पाया, वो वहां तक, नदी तक, फिर भी मैं 2 किलोमीटर दूर रह पाया था और मैं पहुंचूंगा। मैं आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वहाँ उनका तो सागर जैसा है कि अथाह है कि ले जाओ जो भी चाहिए। इतना आनंद आ रहा है इस युगाहार परिवार में कि कुछ कह नहीं सकते हैं। इतना अथाह प्रेम मैंने संसार में कभी कहीं नहीं देखा है।
सैकड़ों साल पुराने जो संगठन है उनको भी मैंने इतना प्रेम भरा, स्नेह भरा नहीं देखा जो आज युगाहार परिवार का दिख रहा है। आदरणीय पवन सर जी। जी, मैं एक चीज मेरी कहने छूट गई थी। मैं ये बता रहा था, जब मैं कुछ वर्ष पहले एलिफेंटा केव गया जो कि मुंबई के पास है, तो वहां पर मैंने देखा कि लोग ऐसे ही क्रिस्टल को वहां पर बेच रहे थे, और क्रिस्टल ही नहीं था उसमें, उसके नीचे की जो एक लेयर होती है वो भी है, और उसको एक शो पीस की तरह वहां पर लोग खरीद भी रहे थे, और वो भी पत्थर ऐसे ही थे। तो मैं कहने का मतलब यह है कि जो पत्थर है उसमें भी कई तरह के पत्थर होते हैं। अब ये कौन से वाले पत्थर हैं जो उपयोगी हैं और कौन से पत्थर उपयोगी नहीं है, इस पर भी हमें जरा सी अपनी समझ बनानी पड़ेगी। इसलिए जो ये जो पत्थर का प्रकार है, इसके लिए एक जियोलॉजिस्ट कहते हैं, या जो पत्थरों के ऊपर जिनकी विशेषज्ञता होती है, उनके बारे में भी, उनसे भी अगर इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मतलब एक तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, लेकिन इसके अलावा इसमें और क्या चीजें होती हैं, और ये भिन्नताएं इसमें क्या है, और उपयोगिता किसकी क्या ज्यादा है। तो ये उपयोगिता को कैसे पहचान करें कि ये ज्यादा उपयोगी है या कम उपयोगी, या यह उपयोगी नहीं है, जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं, इसके ऊपर भी शायद हमें अपनी समझ बनानी पड़ेगी। तो यह भी एक बिंदु था जो मैं सबके सामने रखना चाह रहा था। धन्यवाद जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप एक एक बिंदु पर जो है गहन चिंतन करके हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। और सदन में आदरणीय भुवनेश्वर राय जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपने कमेंट के साथ आज का आभार भी वही ज्ञापित करने का कष्ट करें। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अनम्यूट करें। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। जी जी जी, आदरणीय मुनीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल में जो आज समय हो गया है और आपने मुझे आभार व्यक्त करने का मौका दिया है, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि एक्चुअल में जो पत्थर की बात है, निश्चित रूप से ये तो प्रमाणित है कि इसमें अपार शक्तियाँ हैं। जैसे कि आपने, आवाज मेरा साफ जा रहा है? आ रहा है, बिल्कुल साफ आ रहा है। साफ आ रहा है। जी जी, तो ये तो प्रमाणित है कि इसमें अपार शक्तियां हैं। जैसे कि आपने जैविक खेती में न्यूट्रिशन के बारे में भी देखा है, उसमें बनाया जाता है। हम लोग भी पहले, जो लोग इसमें विश्वास रखते हैं, लोग पत्थरों की अंगूठियां पहनते हैं, उससे भी उनका जीवन जो है उज्जवल होता है। तो निश्चित रूप से इसमें तो कुछ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब ये जरूर है कि इसमें थोड़ा सा जानकारी लेने की जरूरत है कि कौन सा पत्थर का यूज करें और किस तरह से यूज करें। तो इसी के साथ मैं अपनी बारी को आगे बढ़ाते हुए, मैं सबसे पहले तो आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब का बहुत बहुत अभिवादन करूंगा कि उन्होंने आज जो चर्चा किया, निश्चित रूप से मिट्टी के ऊपर जो उन्होंने चर्चा किया कि मिट्टी को का बर्तन बना करके कैसे उसको हम मार्केट में उतार रहे हैं और किस तरह से लोग उसका यूज कर रहे हैं। मतलब आजकल देखा जा रहा है कि मिट्टी के बर्तनों में, आप लोग भी देखते होंगे जब रेस्टोरेंट वगैरह में जाते होंगे, तो तमाम ऐसे व्यंजन जो मिट्टी के बर्तनों में बन रहे हैं, उसका कुछ अलग स्वाद है, उसका अलग रेट है, खाने वाले लोगों की भी उसका अलग चॉइस है और भीड़ लग रहा है। तो निश्चित रूप में ये सब बढ़ाने की ज़रूरत है। और जिस तरह से नया इनोवेशन करके, नया नया खोज करके किस तरह से उसको और अच्छा बनाया जा सकता है, इस तरह से काम चल रहा है। इसमें लोगों को, ग्रामीण लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात रही। आज की हमारी जो योग टीचर बहन थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा योग का मार्गदर्शन किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आज जो है म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लें। जी जी जी, एक्चुअल में मैं जहाँ पे हूँ, हाँ, तो आज मुख्य रूप से मैं, आदरणीय मुनीलाल जी, आप तो इसमें
शामिल रहते ही हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप जो है इसी तरह से लगे रहें सेवा में। और देखिए, ये कार्यक्रम जो है सबके लिए एक ऐसा समय था जो करीब करीब घूम फिर करके इधर उधर बीत जाता था सबका। जो लोग इसमें लगे हुए हैं वो अपने काम को निपटाते हुए भी इस योगाहार में ज्वाइन रहते हैं और अपनी बात को समझते हैं, बुझते हैं। और मुझे लगता है कि जितने लोग इसमें शुरू से आज तक जुड़ रहे हैं, निश्चित जानिए कि वो अपने हर क्षेत्र में पारंगत हो गए हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसका कार्यक्रम चला रही हैं। रंजना बहन जी का सहयोग इसमें बहुत अच्छा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान दास कुशवाहा जी की तो बातें छोड़ दीजिए, वो तो जितना मूंग की दाल खिलाए हम लोगों को, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बिंदुश्री तिवारी जी, ये बड़े अच्छे फार्मर हैं और समय समय पर चर्चा इनकी होती रहती है। अभी कल भी ये हमसे स्पेशली फ़ोन करके और गेहूं की खेती में कैसे कैसे क्या क्या किया जाए कि गेहूं की पैदावार कम ना हो और जैविक भी हो जाए, और वो सारी चीज़ें जो है मार्गदर्शन लेते रहते हैं और अपना भी देते रहते हैं। बने सिंह जी अपनी बात को हम लोगों के बीच में बहुत दृढ़ता से रखते हैं और अच्छी तरह से अपना मार्गदर्शन करते हैं। ब्रज गोपाल सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दिशा जी हैं, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, जो अपनी बातों से हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं, और उनका भी सानिध्य मिला इटारसी में। बहुत लोगों को पहली बार देखने का मौका मिला, जिसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गजानंद जी के बारे में बताना ही नहीं है, गजानंद जी कितने हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। कृष्ण कुमार महतो जी शुरू से ही इस कार्यक्रम में लगे रहते हैं और अपनी बात को निश्चित रूप से झारखंड की ओर से अपनी बात को बताते रहते हैं। कुमार बब्बन सिंह जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और एक अच्छे ट्रेनर हैं और काफ़ी दिनों से हम लोगों के बीच में हैं और अपनी बात को रखते हैं। गौड़ साहब, एमएल गौड़ साहब कितने विद्वान व्यक्ति हैं, आप सब लोग जानते हैं। उन लोग की समय समय पर ये मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होकर के अपनी बात को बताते हैं। निर्मला जोशी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार नाथ जी झारखंड के हैं और ये इन्होंने भी बहुत अच्छा मौका मिला कि इटारसी में इनसे मिलने का मौका मिला। पवन मिश्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाली बहन बहुत बाद में जुड़ी हैं, लेकिन देखिए ये प्रतिदिन अपनी बातों को रखती हैं और ये कितना सद्भावना पूर्वक जो है अपनी बात को रख करके और हम लोग के मार्गदर्शन करते रहती हैं। रघुवीर सिंह रावत सर, इन्होंने भी अपने समय समय पर अपना कृषि से संबंधित अपनी बात को रखते हैं। राजश्री कुशवाहा जी का बहुत बहुत अभिनंदन। रजत चौधरी जी जो हमारे पीजीएस का कार्यक्रम देखते हैं और समय समय पर हम लोग को मार्गदर्शन देते रहते हैं, ये पंजाब से आते हैं। रामकृष्ण रघुवंशी जी की बात को हम ज़्यादा यहाँ नहीं कहेंगे, आप सब लोग उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने जो भोजन कराया, हमसे पूछे कि राय साहब खीर कितनी कटोरी खाए, हम कहे क्या बताएं, मैं पहले ही जो है आपका और भोजन ज़्यादा कर लिए थे। बाद में जब हम बैठे तो पता चला कि खीर बड़ी अच्छी बनी है। फिर मैंने थोड़ा सा और आराम किया, उसके बाद खीर पर प्रयास किया तो उनको बताया कि मैं कै कटोरी खाया था। उसके बाद जो है रितेश ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। रूप सिंह राजपूत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शरद वर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है वास्तव में उस क्षेत्र के अग्रणी किसान हैं और निश्चित रूप से आपको देख करके बहुत लोग अब इस क्षेत्र में आना चाहेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपका ये कार्यक्रम जो है ऐसे जगहों पर जहाँ पे मक्का के अलावा भी मक्का भी होता है और भी फसलें होती हैं, इसमें साइलेज के बनाने में बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता होगी। साइलेज तो हम लोग बहुत देखे थे बनाते हुए, लेकिन वो दूसरा सिस्टम था जो मिट्टी में दाब करके उसको बनाया जाता है और वो प्रक्रिया जो है पंजाब में करीब करीब मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैं 2 साल पंजाब में रहा हूँ और बड़े बड़े फार्मर के से संपर्क में था, तो करीब करीब हर किसान जो है साइलेज बनाता था और वो रखता था, लेकिन उनका सिस्टम जो दूसरा था। ये सिस्टम अगर वो लोग भी देखेंगे तो निश्चित रूप से उसको अपनाएंगे। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। सूर्य प्रकाश
बागू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उमा शंकर जी हमारे बिहार के रहने वाले हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और योगाहार में उपस्थित जो और भी हमारे बंधु हैं जिनका मैं नाम नहीं बोल पाया हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन। इसी तरह से आप लोग इसमें जुड़ते रहें और अपने ज्ञान को भी बढ़ाते रहें और आगे कार्यक्रम को करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आदरणीय पवन सर के बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा कि उनके मार्गदर्शन में ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये बहुत ही अद्वितीय है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि प्रतिदिन जुड़ करके वो अपना, मुझे तो नहीं लगता कि किस तरह से वो जुड़ते रहते हैं और कितना समय से ऑफिस भी जाना, तमाम फोन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तिगत फ़ोन या इस तरह के फ़ोन सुबह आते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, इसके लिए सर का बहुत बहुत अभिवादन। इसी तरह से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।